जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, वैसे ही मेरा दिल गया, मैंने कहा चलिए थोड़ा सा खेल लो। आज आखिरी लेक्चर हमारा, हाँ जी, आखिरी लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखना है? हम सीखेंगे मॉडिफिकेशन पैराग्राफ की ड्राफ्टिंग। आपको याद है, सारे सेशन में नहीं सिखाया, तो अब वो वक्त आ गया सीखने का कि आप ये सीखें मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ कैसे ड्राफ्ट करते हैं। फिर ऑडिट रिस्क मॉडल, आपको याद होगा हमने स्टडी किया था, याद है ऑडिट रिस्क मॉडल क्या थी इक्वेशन? इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिडक्ट। ये हमने ऑडिट रिस्क मॉडल स्टडी तो किया है, लेकिन इसको यूज कैसे करते हैं प्रैक्टिकली वो हम सीखेंगे। फिर ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले कौन से मैटर्स कंसीडर करने हैं ये सीखेंगे, जो कि आपको पता है। देखिए ये दोनों कंसेप्ट जो है ना, ये आपने पहले सीखे हुए हैं, ठीक है। सिर्फ आपको एक आधा कंसेप्ट इसको थोड़ा शेयर करना है आपके साथ, वरना ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले कौन से मैटर कंसीडर किए जाते हैं आपको पता है। मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन है, सबसे बड़े मैटर्स तो यही हैं। और एंड पे केस स्टडी, क्वेश्चंस ऑफ आईटी कंट्रोल्स। तो आज बेसिकली 4 कंसेप्ट है, लेकिन जो 2 मेन कंसेप्ट हमने डिस्कस करने हैं वो हाउ टू ड्राफ्ट मॉडिफिकेशन और दूसरा केस स्टडी, क्वेश्चंस ऑफ आईटी कंट्रोल। उसके बाद उसमें ये छोटे से कंसेप्ट है, ये भी हम इसके साथ निपटा लेंगे। इसके साथ हमारा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा, अपनी तरफ से मैंने तसल्ली कर ली है कि सिलेबस आपका सारे का सारा डिस्कस हो जाए, उसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन अब चूंकि सेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्लास तो होगी नहीं, तो दरमियान में ऑफ एंड ऑन कभी मेरा कॉलेज में चक्कर लगा तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा, ताकि अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, वो कुछ डिस्कस करना चाहता है तो वो डिस्कस कर ले। और आपको अगर कोई लगे कि कोई ऐसा कंसेप्ट है जो डिस्कस नहीं किया हमने, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि पास्ट पेपर का प्रॉब्लम कर रहा है और वो अहम है, डिस्कस होना चाहिए, आप वो मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं उसकी अलहदा से वीडियो बना के उस जो भी वो टॉपिक होगा या जो क्वेश्चन होगा वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये कंटीजेंसी प्लानिंग के तौर पे है, वरना अपनी तरफ से मेरी रीजनेबल एश्योरेंस है कि हमने इसको सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। मेरी कोशिश होगी कि एक तो एक्स्ट्रा क्लासेस रख के आपके साथ डिस्कशन की जाए, जो लेटेस्ट एक ही सीटिंग के अंदर पूरे का पूरा जो पेपर है उसको डिस्कस किया जाए। उसमें कुछ एग्जाम टेक्निक्स वगैरह डिस्कस कर लें। कोई एक क्लास मैं प्लान करूँगा आइंदा आने वाले दिनों में कि वो कंडक्ट हो जाए, जिसमें एक ही सीटिंग के अंदर आप पूरा पेपर जो है वो डिस्कस करें, और कुछ एग्जाम टेक्निक्स रिसेंट ट्रेंड के ऊपर मैं आपको बता दूं, गाइडेंस। इसके अलावा मेरी असेसमेंट के मुताबिक हमारा सिलेबस सारा कंप्लीट हो चुका है। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, अगर आपने 90% तक क्लासेस ली हुई हैं, 85 to 90% क्लासेस ली हुई हैं, यानी तकरीबन 115 हमारा टोटल लेक्चर्स हैं। अगर आपने 100 तक लेक्चर्स लिए हुए हैं और होम असाइनमेंट 50% या उससे ज़्यादा करते रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन, तो आप रीजनेबल फेज में है। इसी लेवल पे एफर्ट्स को कंटिन्यू करें, आसानी से पास हो जाएंगे इंशाल्लाह, आसानी से पास हो जाएंगे। लेकिन क्राइटेरिया सुन लें, क्राइटेरिया क्या है? 100 लेक्चर्स लिए हों, इससे ज़्यादा एब्सेंटिज्म नहीं होना चाहिए, और डेली बेसिस के ऊपर 50% या उससे ज़्यादा असाइनमेंट की हो। क्योंकि हमने असाइनमेंट जो है वो इस तरीके से बनाते थे, क्योंकि अंदाज़ा होता है पास्ट एक्सपीरियंस से कि अगर 6 क्वेश्चन देंगे ना स्टूडेंट्स को, तो 6 के 6 नहीं करके आएंगे, वो 4 क्वेश्चन देंगे। तो असाइनमेंट स्टार्ट से ही थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन हम सरप्लस ही आपके साथ शेयर किया करते थे, ताकि 1-2 अगर आप कोई असाइनमेंट कंप्लीट नहीं भी कर पाते तो कम से कम जो ऑब्जेक्टिव है असाइनमेंट का, जितनी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है वो पूरी हो जाए। तो अगर आपने असाइनमेंट पूरी नहीं भी की हुई, 60-70% तक भी करते रहे, तो इसका मतलब है असाइनमेंट में जो मकसद था वो पूरा हो गया और आप पास हो सकते हैं।
आखिरी आखिरी लास्ट मंथ में याद रखें, और ख़ास तौर पे एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड होता है जो लाजमी बिल्ड होगा, आप पे भी बिल्ड होगा। आपको लगे, क्योंकि अब ये वो महीना है जिसमें एक तो आपके साथ उस्ताद नहीं है जो कि आपको तसल्ली दे सके, आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सके, आपको गाइड कर सके। तो जब आप अकेले खुद बैठ के पढ़ रहे होंगे ना, तो मे बी सम टाइम आप अपने आप को ओवरबर्डन फील करेंगे, प्रेशर, अंडर प्रेशर फील करेंगे। आपको लगेगा काम बहुत ज़्यादा है, जो कि है भी ज़्यादा। ज़ाहिर है 3 सब्जेक्ट सीए के पूरा सिलेबस 1 महीने में रिवाइज़ करना आसान टास्क नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले लेक्चर, अगर आपके कोई ऐसे पेंडिंग चीज़ें नहीं हैं, कोई टॉपिक ऐसे नहीं हैं कि जो पेंडिंग आपने बिल्कुल ही उनको हाथ नहीं लगाया, पहले अगर क्लासेस ली हुई हैं, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन भी किसी भी सब्जेक्ट के किए हुए हैं, तो याद रखिए आखिरी महीने में 3 सब्जेक्ट आसानी से कम्प्लीटली रिवाइज हो सकते हैं। सिर्फ आपने अपने आप को अंडर प्रेशर नहीं आने देना और इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना अब अगले आने वाले पीरियड में कि किसी एक सब्जेक्ट को क्विट कर देते हैं। आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ीरो हो जाएगी जो आपने की हुई है। तो किसी भी इस दिन के बाद अगर तो क्विट करना है तो अभी सोच लें आज। इस दिन के बाद आप क्विट करने, किसी सब्जेक्ट को क्विट करने का डिसीजन ना कीजिएगा। तैयारी जैसी तैसी भी है उसको कैपिटलाइज करें, पेपर देने की कोशिश करें, और हो सकता है कि आप एवरेज तैयारी के साथ पास हो सकते हैं। ठीक है, मेरा ये एक्सपीरियंस है। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने तैयारी में अच्छी करता था, अपने पूरे कैरियर में मेरी ये आदत होती थी कि तैयारी और सिलेक्टिव स्टडी नहीं करता था, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि 70% तक पेपर अटैम्प्ट हुआ, पेपर अटैम्प्ट ही 70% हुआ। अब आगे उसमें से ठीक कितना गलत कितना है वो अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद मैं पास हो गया। तो आप भी हो ये लेकिन समटाइम ना आप जैसे एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जैसे जैसे आप किसी भी चीज़ के बारे में आपकी एक्सपर्टीज़, आपका नॉलेज बढ़ता जाता है ना, तो इंसान की साइकी है, जैसे जैसे उसका किसी फील्ड में नॉलेज बढ़ता जाता है, उसकी नज़र फिर उस चीज़ पे नहीं रहती जो उसे आता है, बल्कि उसकी नज़र उस चीज़ पे जारी होती है जो उसे नहीं आता। तो जितनी ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी ना, आप देखें ये जो जितने अच्छे स्टूडेंट, मेहनती स्टूडेंट होते हैं, ज़्यादा मेहनत करने वाले, उन्हें हमेशा आप टेंशन में देखेंगे। उसकी रीज़न ये होती है, हालांकि उन्हें एवरेज स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन उनकी नज़र उस चीज़ों पे नहीं होती जो उन्होंने कवर कर ली है, जिनके ऊपर उनकी नज़र उन चीज़ों पे होती है जो उन्होंने कवर नहीं की। तो इसीलिए अगर आपको आखिरी दिनों में कभी ये प्रेशर बिल्ड हो ना, आपके जहन में ये चीज़ आए कि मेरी तो बहुत सी चीज़ें रह गई हैं, तो मैं पर्सनली समझता हूँ ये नेगेटिव सिग्नल नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिव सिग्नल है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप ये जो चीज़ें रह गई ना, चाहे 10 है, 15 है, 20 है, जितनी भी है, इसका मतलब है बाकी की जो 100-150 चीज़ें हैं वो आपने कवर कर ली हुई हैं। लेकिन एज एडिटर आपको पता है हमारी भी आदत होती है एक्सेप्शन रिपोर्टिंग की। जो चीज़ें ठीक होती हैं वो हम जनरल पब्लिक को रिपोर्ट नहीं करते, जो गलत होती हैं वो हम मैनेजमेंट का जो दूसरे लोगों को रिपोर्ट करते हैं। तो उसी तरीके से आपको भी अगर कभी आने वाले महीने में ये लगे कि आपकी किसी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी नहीं है, आपको कोई 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जो नहीं आते, तो फ़ौरन आपके जहन में ये अगली बात आ जानी चाहिए कि सर ने कहा था कि इन दिनों में हमारी नज़र उन चीज़ों के ऊपर नहीं होती जो हमें आती है, बल्कि किन चीज़ों पे होती है जो नहीं आती। अगर मुझे 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेरे वीक हैं, तो इसका मतलब है 12 टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो मेरे स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप अगर आखिरी महीने को अच्छे तरीके से कैपिटलाइज कर लेंगे, ये वक्त आखिरी महीना आपका बहुत कीमती है, अगर इसको कैपिटलाइज कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप पास हो सकते हैं। कोई रीज़न नहीं है कि आप फेल हो। जिस स्टूडेंट ने 85% से ज़्यादा क्लासेस ली हुई हैं, असाइनमेंट भी डेली बेसिस के ऊपर, या एक दो दफ़ा हफ्ते में एक आध दफ़ा हो ही जाता है कि असाइनमेंट कंप्लीट ना हो, लेकिन ज़्यादातर असाइनमेंट्स कंप्लीट की है, कोई रीज़न नहीं कि वो एग्ज़ाम में पास ना हो, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ना प्रेशर बिल्ड होगा आपके ऊपर आखिरी महीने में, ये नेचुरल है, मेरे साथ भी होता था, आपके साथ भी होगा, पास्ट में भी आपने फील किया होगा। सिर्फ आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होने देना, और एवरेज जहन में रखिए, पास होने के, इवन सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट या गोल्ड मेडल लेने के लिए भी परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, 100% सिलेबस कवरेज होना ज़रूरी नहीं। मेरी पूरे स्टडी कैरियर में कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में 100% प्रिपरेशन नहीं हुई। ठीक है, तो इसीलिए आप भी 100% टारगेट रखें, लेकिन ये भी जहन में रखें, फैक्ट है कि 100% आप उसको अचीव नहीं कर सकेंगे। तो
100% से कम होने की सूरत में कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। असल में एग्जाम में जब आप बैठते हैं ना, सारी गेम कॉन्फिडेंस की होती है। उसमें आपको इस वजह से नुकसान नहीं पहुंचता कि आपने कुछ टॉपिक छोड़ दिए थे, ज़्यादा नुकसान इस वजह से पड़ता है कि आपने टॉपिक्स पढ़े हुए थे लेकिन आखिरी महीनों में, आखिरी दिनों में या उस वक्त एग्जाम कंडीशन में आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए, रिकॉल नहीं कर पाए। तो उस वक्त अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपका मेंटली रिलैक्स होना ज़रूरी है, प्रेशर में नहीं आना बस। ठीक है, मेहनत की हुई है, इंशाल्लाह ज़रूर पास हो जाएंगे। चलिए तो आज के टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हाउ टू ड्राफ्ट मॉडिफिकेशन। सबसे पहले मुझे बताइए, जब हम कहते हैं कि जब हम ऑडिटर जो ओपिनियन एक्सप्रेस करता है उन्हें हम दो बड़े हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, अनमोडिफाइड ओपिनियन और मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन की 3 टाइप्स हैं फर्दर, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। पहले मुझे ये बताइए, क्या हमें ये पता है कि किस सिचुएशन में कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं? यानी हम बता सकते हैं किसी भी केस स्टडी में कि ये मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल है, परवेसिव है, स्कोप लिमिटेशन है, तो कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन आएगा? बिल्कुल ठीक है। ड्राफ्टिंग की तरफ आते हैं आप। क्या अनमोडिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग हमने सीखी हुई है? क्या हमें आती है? बिल्कुल 2 पैराग्राफ, और ये मुश्किल काम था जो पहले हमने कर लिया। अनमोडिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग मॉडिफाइड ओपिनियन से ज्यादा मुश्किल है। इसकी रीजन क्या है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अनमोडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ याद कर लिया है, बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ याद कर लिया, तो याद रखिए ज्यादा मुश्किल काम हो गया। मॉडिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग निस्बतन आसान है। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं? मॉडिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग किस तरीके से होगी। पहले तो ये ज़हन में रखिए कि जब कभी हम ओपिनियन मॉडिफाई करते हैं तो कम अज कम 2 पैराग्राफ ऐसे हैं रिपोर्ट के जो लाजमी इफेक्ट होंगे। समटाइम कुछ और पैराग्राफ भी इफेक्ट होते हैं, जैसे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के केस में आपने देखा कि ऑडिट मैटर पैराग्राफ इंक्लूड नहीं किया जाता, और बाज़ औक़ात वो जो वर्डिंग होती है वी हैव ऑडिटेड, तो चूंकि ऑडिट किया ही नहीं है तो हम इस वर्डिंग को भी इंक्लूड नहीं करते, चेंज कर देते हैं, वी वर एंगेज्ड टू ऑडिट। तो थोड़ा सा इंपैक्ट दूसरे पैराग्राफ पे भी पड़ता है। लेकिन मॉडिफाइड ओपिनियन में सबसे ज्यादा फर्क जिन पैराग्राफ पे पड़ता है वो 2 पैराग्राफ कौन से हैं? एक ओपिनियन पैराग्राफ और एक बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ। इन 2 पैराग्राफ। तो जब कभी हमसे कहे कि मिस स्टेटमेंट है, इसका इफेक्ट मटेरियल है, क्वालिफिकेशन पैराग्राफ ड्राफ्ट करो, तो आपने जहन में रखना है जब कभी हम क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करते हैं तो क्वालिफाइड के साथ बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ भी इफेक्ट होता है। एग्रीड? अच्छा, एग्जाम के क्वेश्चन में आपने खास तौर पे देख लेना है वो कौन सा पैराग्राफ रिक्वायर कर रहा है। समटाइम वो कहता है कि क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट कीजिए और फिर साथ क्लियरली कह देता है बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ इज नॉट रिक्वायर्ड, या कहेगा ड्राफ्ट बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ और क्लियरली कह देगा ओपिनियन पैराग्राफ इज नॉट रिक्वायर्ड, या कह देगा ड्राफ्ट क्वालिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस मैटर। तो जब वो क्लियरली किसी दोनों में से एक पैराग्राफ को एक्सक्लूड कर दे, अगर उसने कहा क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ बेसिस रिक्वायर्ड नहीं, तो कौन सा पैराग्राफ ड्राफ्ट करना है? क्वालिफाइड ओपिनियन वाला सिर्फ। और अगर कहे कि बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ, क्वालिफाइड ओपिनियन रिक्वायर्ड नहीं है, तो 2 पैराग्राफ है। जब कभी ओपिनियन मॉडिफाइड होगा 2 पैराग्राफ बड़े इफेक्ट होंगे। आपने पहला काम ये करना है, क्वेश्चन में देख लेना है कि उसने क्वालिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग मांगी है, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन की, या दोनों की। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन, अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन ना हो तो बेहतर है कि दोनों पैराग्राफ ड्राफ्ट करें। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। तो हमने जब मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करना है तो असल में हमने 2 पैराग्राफ ड्राफ्ट करने हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि उसने क्वेश्चन में दोनों पूछ लिए। उसने कहा बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन भी ड्राफ्ट करो, एडवर्स ओपिनियन पैराग्राफ भी ड्राफ्ट करो, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी ड्राफ्ट करो, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी ड्राफ्ट करो, क्वालिफाइड ओपिनियन भी ड्राफ्ट करो, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन भी ड्राफ्ट। तो हमने 2 पैराग्राफ ड्राफ्ट करने हैं। अब जो क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ हैं, ये तो बहुत ही आसान है।
उसकी रीजन ये है कि ये स्टैंडर्डाइज्ड है। देखें, एडवर्स ओपिनियन क्या मिस स्टेटमेंट होगी और परवेसिव होगी। देखिए, मिस स्टेटमेंट की बहुत सी टाइप्स हमने पढ़ी है। मिस स्टेटमेंट सैकड़ों किस्म की हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा, मिस स्टेटमेंट किसी भी किस्म की हो, एडवर्स ओपिनियन की वर्डिंग सेम होगी। मिस स्टेटमेंट किसी भी किस्म की हो, क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग सेम होगी। अगर इन्वेंटरी लोअर ऑफ कॉस्ट एनओआर ओपिनियन नहीं है, क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग सेम होगी, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होगी। अगर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की तो क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ की वर्डिंग सेम होगी, जैसी इन्वेंटरी वाले केस में थी, सिर्फ बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ की वर्डिंग चेंज होगी। उसमें हम एक्सप्लेनेशन देते हुए एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होगी। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ओपिनियन की वर्डिंग है, ये स्टैंडर्डाइज्ड है, हर केस में सिमिलर होगी। यानी क्वालिफाइड ओपिनियन की जो वर्डिंग है ना, वो मिस स्टेटमेंट वो हर केस में सिमिलर होगी। एडवर्स ओपिनियन की वर्डिंग हर केस में सिमिलर होगी, डिस्क्लेमर ओपिनियन की वर्डिंग हर केस में सिमिलर। क्लियर? फर्क आएगा तो किस में आएगा? यानी अनमोडिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग क्या होती है? In our opinion, financial statements give true and fair view of financial position of ABC company as on this and of its financial performance and cash flows. Standardized wording है। अच्छा, qualified opinion की wording क्या होगी? In our opinion, except for effects of matters डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बस ये सेंटेंस चेंज है। इन आवर ओपिनियन, एक्सेप्ट फॉर इफेक्ट्स ऑफ मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एबीसी कंपनी गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ financial position of ABC company as on this date and of its financial performance and of its cash flows. यानी अनमोडिफाइड ओपिनियन में और क्वालिफाइड ओपिनियन में फर्क सिर्फ एक सेंटेंस का होगा, क्या? एक्सेप्ट फॉर इफेक्ट ऑफ मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। क्लियर? तो जरा मुझे बताइए कि उसने एग्जाम में पूछा क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट कीजिए, क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट कीजिए, क्या लिखेंगे? In our opinion, except for the effect of matters described in basis for qualified opinion, financial statements give true and fair view of ABC company of financial position of ABC company as on this date and of its financial performance and its cash flows. स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट मटेरियल है, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट कीजिए, बेसिस फॉर क्वालिफाइड क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट कीजिए, क्वालिफाइड स्कोप लिमिटेशन बोलिए। इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी give true and fair view of its financial position as on this date. भाई क्लियर हो गया? यानी अनमोडिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग आपने जो याद की हुई वही क्वालिफाइड ओपिनियन में आएगी, सिर्फ ये अल्फा एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर डिस्क्राइब ये ऐड होगा, बाकी सारा वो। क्लियर? अच्छा, आगे चलते हैं। एडवर्स ओपिनियन की वर्डिंग क्या होगी? बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस। इसमें एक्सेप्ट फॉर नहीं आएगा, इसमें तो सीधा ही बताना है कि फाइनेंशियल में डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, लेकिन इसमें बताना है किस वजह से नहीं। बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ, आगे वही एबीसी कंपनी as on financial position of ABC company as on this date and of its financial performance and its cash flows. Adverse opinion section क्या? Because of significance of matter described in basis for adverse opinion section,
Financial statements do not, financial statements of ABC company do not give true and fair view of its financial position as on this date and its financial performance and cash flows. Simple. अब ये एडवर्स ओपिनियन जिस वजह से मर्जी हो, वो जो रीजन है वो बेसिस में जाके डिस्कस करेंगे. एडवर्स ओपिनियन सेक्शन पैराग्राफ ऐसे आएगा. अब इसी लाइन के ऊपर हम ड्राफ्ट करते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ. बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर disclaimer of opinion section, we are unable to obtain evidence, therefore we do not express an opinion on financial statements. Big बात समझ आ रही है? Because of significance of matters described in basis for disclaimer of opinion section, we are unable to obtain evidence on financial statements, therefore we do not express an opinion. ठीक है, एक आधा लफ्ज आगे पीछे हो जाए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है. ये मेन कंसेप्ट याद. इसका मतलब है क्वालिफाइड ओपिनियन में एक्सेप्ट फॉर के वर्ड आएंगे और इसमें बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस से स्टार्ट करना. स्टार्ट मिल जाए ना, अगर स्टार्ट मिल जाए तो बाकी हम लिख लेते हैं. क्लियर? अच्छा, अब सुन लीजिए, बड़ी गलती क्या आप एग्जाम में कर सकते हैं वो सुन लें. छोटी गलती क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से नंबर तो कम होंगे लेकिन आप इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे. छोटी गलती क्या है कि आपको ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करते हुए एक दो लफ्ज आगे पीछे हो जाए, ये छोटी गलती. बड़ी गलती क्या है? उसने कहा था क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करो, आपने उसके बजाय बेसिस का पैराग्राफ ड्राफ्ट करते. उसने कहा था बेसिस का ड्राफ्ट करो, क्वालिफाइड. ये बड़ी गलती. अच्छा, और सुने, अब एक गलती ऐसी, अब सुनिए, अब मैं आप पिक नहीं कर पाएंगे वैसे मेरा ख्याल है, लेकिन बहरहाल उसने क्वेश्चन पूछा, ये भी 2 अटेम्प्ट्स पहले का क्वेश्चन है. उसने कहा क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करो, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ इज नॉट रिक्वायर्ड. सुन ले, स्टूडेंट ने क्या लिखा? हेडिंग, पहले हेडिंग भी हेडिंग देते हैं ना, क्वालिफाइड ओपिनियन, हेडिंग दे के नीचे लिखा in our opinion except for the effects of matter described in basis for qualified opinion section. क्या नहीं भाई, वो बेसिस नहीं लिखा तो, लेकिन ओपिनियन में तो उसका रेफरेंस आएगा ही ना, ये फर्क नहीं, ये सही लिख रहा है. In our opinion except for the effect of matter described in basis for qualified opinion section, financial statements of ABC company give true and fair view of its financial position as on this date and of its income and comprehensive income and cash flows for the year ended this. क्या गलती है? comprehensive income का मैटर कुछ रिक्वायर्ड ही नहीं था. क्वेश्चन में उसने क्लियरली कह दिया था बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ इज नॉट रिक्वायर्ड. देखिए, इनका क्वेश्चन ये है कि सर उसने रिक्वायरमेंट में ये नहीं पढ़ा कि ये क्वालिफाइड ओपिनियन मिस स्टेटमेंट की वजह से या स्कोप लिमिटेशन की वजह से, इससे फर्क नहीं पड़ता. दोनों सूरतों में क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग सेम रहा. हाँ, ये होता है कि स्कोप लिमिटेशन की वजह से बाज़ औक़ात वो एक्सेप्ट फॉर इफेक्ट्स की बजाय एक्सेप्ट फॉर पॉसिबल इफेक्ट्स कर लेते हैं. एक्सेप्ट फॉर इफेक्ट्स की बजाय अगर मिस स्टेटमेंट का केस है तो एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर्स, और स्कोप लिमिटेशन का केस है तो एक्सेप्ट फॉर पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ मैटर. लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं. बड़ा मसला कुछ और है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स पासिंग मार्क्स नहीं ले सकते. ओपिनियन को क्वेश्चन रिपीट दे, सुन ले. नहीं, इतना टाइम नहीं, अब सुन ले. रिक्वायरमेंट क्या थी भला? क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करें, बेसिस रिक्वायर्ड नहीं थी. बुक्स में जाके ओपिनियन पैराग्राफ को पढ़ के देखें, ओपिनियन पैराग्राफ में क्या सिर्फ ओपिनियन आता है या उसके अलावा भी कोई इंफॉर्मेशन है? उसका वी हैव ऑडिटेड
पैराग्राफ तो शुरू, भाई ये बात भी आती है कि नहीं इसी पैराग्राफ में, ये उसने कहा था स्टूडेंट्स ने पैराग्राफ में नहीं, हालांकि ये रिक्वायर्ड है। अब देखिए ये है बड़ी गलती, आप वो छोटे छोटे अल्फाज के ऊपर घूमते हैं, बड़ी गलती को छोड़ दिया। भी देख लें, वेरीफाई कर लें वेरीफाई। तो एग्जाम में याद रखे ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर भी दो पैराग्राफ हैं, और इसी तरह बेसिस फॉर ओपिनियन के पैराग्राफ के अंदर भी दो पैराग्राफ है। जब आपसे वो कोई भी ओपिनियन कोई भी पैराग्राफ ड्राफ्ट करने को कहे, दोनों पैराग्राफ ड्राफ्ट करने हैं। दोनों पैराग्राफ से मेरी मुराद ये नहीं ओपिनियन भी और बेसिस फॉर क्वालिफाइड भी नहीं, वो तो उसकी रिक्वायरमेंट में डिपेंड करता है। ओपिनियन के अंदर भी दो पैराग्राफ, बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर भी दो। वी हैव ऑडिटेड, वो डॉट्स इसलिए हैं कि उसमें वही चीज आनी है जो पहले याद की हुई है, उसी को डुप्लीकेट थोड़ी कर लेता। वो कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर वो वॉल्यूम 1 में जो क्वेश्चन आपने दिया उनका सोल्यूशन किधर है? क्या कहते हैं? वॉल्यूम 1 का जो क्वेश्चन उसका सोल्यूशन किधर है? सोल्यूशन और भाई उसके अंदर ही है, चैप्टर के अंदर ही है। जिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के नीचे क्वेश्चन है उसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव में सोल्यूशन है। अगर अलहदा से मैं उसका सोल्यूशन, ये किताब डबल हो जाती, साइज डबल हो जाए, और आप कहते हैं सर वही चीजें दोबारा लिख रहे हैं, लगता है कोई मैसेज है प्राइस बढ़ा दी, तो वही तो डुप्लीकेशन को बचाने के लिए डॉट्स लगाए गए हैं। क्वेश्चन पूछ के हंस रहा है, कामयाब हो गया मैं, टाइम जाया करा दिया क्लास का। मुझे बताइए क्या हमें मॉडिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग आ गई? समझ आ गई। चलिए अब हमने क्या सीखना है? मॉडिफाइड ओपिनियन में एक प्लस पॉइंट है, एक माइनस। प्लस पॉइंट क्या है भला? प्लस पॉइंट ये है स्टैंडर्डाइज। प्लस पॉइंट ये है कि छोटे सा, ये 2-3 लाइनों में निपट जाता ओपिनियन पैराग्राफ, यानी याद करने के लिए मटेरियल बहुत कम है। माइनस यह कि स्टैंडर्डाइज्ड है, कोशिश ये करनी चाहिए कि एज इट इज याद हो जाए। बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ में प्लस पता क्या है? खुद से लिखना है। इसमें स्टैंडर्ड है ना, वर्डिंग बताई हुई है कि आपके ओपिनियन की वर्डिंग क्या होगी। इसमें वर्डिंग नहीं, रूल बताए हैं कि आपने जब भी ओपिनियन ड्राफ्ट करना है इन रूल्स को फॉलो करते हुए ओपिनियन ड्राफ्ट करना है। इसमें वर्डिंग नहीं बताई। क्यों नहीं बताई भला? दुनिया में हजारों रीजंस हो सकती हैं मिस स्टेटमेंट की, हजारों रीजंस हो सकती हैं स्कोप लिमिटेशन की, वो किस किस एग्जाम्पल की वर्डिंग बताता। इसलिए उसने वर्डिंग नहीं बताई बल्कि क्या किया? रूल्स बता दिए। किस चीज के रूल्स? बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ को आपने, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ को आपने कैसे ड्राफ्ट करना है सुन लें। ओपिनियन मॉडिफाई हो सकता है या मिस स्टेटमेंट से या स्कोप लिमिटेशन। आपने सबसे पहले डिसाइड करना है केस कौन सा है, मिस स्टेटमेंट का कि स्कोप लिमिटेशन का। मिस स्टेटमेंट का तो लेफ्ट साइड पे, स्कोप लिमिटेशन का तो उधर आ जाना। मिस स्टेटमेंट का केस है तो आपने देखना है मिस स्टेटमेंट अमाउंट्स में है कि डिस्क्लोजर्स में है। ये वैसे वो केस है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है। बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में ये वो केस है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है, अमाउंट्स वाला। कहता है जब आप बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ बना रहे होंगे, यानी जब कोई मिस स्टेटमेंट है उसका इफेक्ट मटेरियल है, या मिस स्टेटमेंट है उसका इफेक्ट परवेसिव है, दोनों सूरतों में बेसिस फॉर क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन पैराग्राफ आपने ड्राफ्ट करना है। एग्रीड? अच्छा मुझे पहले ये बताइए, मैं बड़ा कंसेप्ट टेस्ट कर लूं वाले आपसे, ये ना आप डिटेल में सोच रहे हैं और बड़ा कंसेप्ट स्किप हो जाए। क्वालिफाइड ओपिनियन, क्लाइंट ए पे क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट कर रहे हैं, क्लाइंट बी पे एडवर्स ओपिनियन ड्राफ्ट कर रहे हैं। क्वालिफाइड ओपिनियन ड्यू टू मिस स्टेटमेंट, क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन ड्यू टू मिस स्टेटमेंट। इन दोनों रिपोर्ट्स में क्या मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ सेम होगा कि डिफरेंट? क्वालिफाइड ओपिनियन इधर, इधर एडवर्स ओपिनियन, ओपिनियन पैराग्राफ डिफरेंट होगा। क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग हो रहा है, एडवर्स ओपिनियन की वर्डिंग हो रहा है।
लेकिन इधर बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, इधर बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, ये पैराग्राफ सेम होगा क्योंकि इसमें नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। वही डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, इधर इसका अमाउंट कम थी, इफेक्ट मटेरियल है, वही डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, अगर अमाउंट ज्यादा है इफेक्ट पर वैसे, तो इसका मतलब है ड्राफ्टिंग सेम होगी, अमाउंट चेंज होगी सिर्फ। ये बात समझ आई? यानी मॉडिफाइड ओपिनियन 3 है, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, इनकी वर्डिंग स्टैंडर्डाइज्ड है। बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग डिफरेंट है, और ये डिपेंड करती है कि इशू मिस स्टेटमेंट का है कि स्कोप लिमिटेशन का है। मिस स्टेटमेंट का है तो किसी भी किस्म की मिस स्टेटमेंट होगी उसको डिस्कस करने का तरीकाकार एक जैसा है, अमाउंट की उस तरीके से और डिस्क्लोजर्स की अलग से। अगर मिस स्टेटमेंट अमाउंट की मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल दीजिए, इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे रिकॉर्ड नहीं किया, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की गई, डेटर्स के प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की गई, ये सारी अमाउंट्स की है ना। कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सबसे पहले आपने नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करना है। जैसे मैनेजमेंट हैज नॉट, पहला इशू क्या बताइए, किसकी ड्राफ्टिंग करूं? लोअर ऑफ कॉस्ट। मैनेजमेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी विच इज ए वायलेशन ऑफ आईएफआरएस। ये मैंने क्या किया? और की मिस स्टेटमेंट बताए? Depreciation. Management has not recorded depreciation on its fixed assets, which is a violation of IFRS. Revaluation. Management has not recorded its assets on revalued amount, which is a violation of IFRS. Management has not recorded provision for its doubtful debts, which is a violation of requirements of IFRS. ये है nature of misstatement. क्लियर? अच्छा मुझे बताइए, नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट बता देना काफी है या कि उसकी क्वांटिफिकेशन भी होनी चाहिए? ये क्वांटिफिकेशन को समझिए, एक तरह से एडजस्टिंग एंट्री इसमें बताई जाए, इफेक्ट बताया जाता है कि अगर इस मिस स्टेटमेंट को ठीक करते तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ता, ताकि मैनेजमेंट ने जो एरर रिकॉर्ड नहीं किया उसका इफेक्ट यूजर को पता चल जाए। तो स्टेप नंबर 1 में हमने नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करना है। स्टेप नंबर 2 में हमने क्वांटिफाई करना है, मिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, और फिर क्वांटिफाई करने का मतलब क्या है? क्वांटिफाई करने का मतलब है अमाउंट्स बतानी, उस मिस स्टेटमेंट की क्या इफेक्ट आएगा। अब सुनिए, पहला केस कौन सा था? इन्वेंट्री का। अब मैं फिर से भूल गया, पहले बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ की ड्राफ्टिंग होने लगी है। मैनेजमेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी विच इज ए वायलेशन ऑफ आईएफआरएस। हैड मैनेजमेंट रिकॉर्डेड इट्स इन्वेंट्री एट एनआरवी, इन्वेंट्री वुड हैव बीन रिड्यूस्ड बाय रुपीज इतना, cost of sales would have been increased by rupees इतना, x लगा दे, and profit and equity would have been decreased by rupees इतना। मैं समझ आई बात के? फिर अगली एग्जांपल डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब मेरा दिल कर रहा है कि आपको डेप्रिसिएशन पे क्वालिफाइड ओपिनियन भी बता दूं और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग, ये भी ना। अच्छा, पहले क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड। अच्छा, इसमें सिर्फ अहम वाली चीज बताऊं कि वो स्टैंडर्ड वाला पैराग्राफ भी, स्टैंडर्ड वाला तो आप पढ़ ही लेंगे। अच्छा सुने फिर क्वालिफाइड ओपिनियन। In our opinion, except for the effects of matter described in basis for qualified opinion section, financial statements of ABC Limited give true and fair view of its financial position as on 31 December and its performance and its cash flows for the year then ended. ये हो गया
बेसिस फॉर, ये हो गया क्वालिफाइड ओपिनियन। अब बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, मैनेजमेंट है, वी हैव बीन अपॉइंटेड, वही आ गया ना, वो आगे वो इनका याद कर ही लेंगे आप, वी हैव बीन अपॉइंटेड डॉट 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 डॉट। मैनेजमेंट हैज ना, ये क्या था, डेप्रिसिएशन वाला था। मैनेजमेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन इट्स टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स which is a violation of requirements of IFRS. Had management recorded depreciation expense on its fixed assets, operating expenses would have been increased by rupees इतना, net profit and equity and tangible assets would have been decreased by rupees इतना इतना and इतना। भाई वाह, समझ आ गई। चलिए, कहता है लेकिन सम टाइम ऐसा होता है, सम टाइम ऐसा होता है क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं होती। तो क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो ना करो। जैसे जैसे क्लाइंट की सब्सिडरी थी, उसकी कंसोलिडेशन होनी थी, सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं आई, कंसोलिडेशन ही नहीं हुई, मिस स्टेटमेंट है। कैश बता सकते हैं कितनी अमाउंट की मिस स्टेटमेंट है? ये बताने के लिए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना जरूरी है ना, ताकि पता चले ऐड करके टोटल सेल कितनी बननी थी। तो सम टाइम ऐसा होता है क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं होती। तो नहीं पॉसिबल तो क्या करो, ना करो, बता दो नहीं पॉसिबल इसलिए नहीं की। अब आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना एक एडवर्स ओपिनियन की, तो उसमें वो एडवर्स ओपिनियन के ड्राफ्टिंग सही कर रहा है, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन भी सही कर रहा है, क्वांटिफिकेशन नहीं बता रहा, नहीं गलत कर रहा, क्योंकि क्वांटिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं थी भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर देखिए, आप उसको स्कोप लिमिटेशन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, वो मिस स्टेटमेंट है। अगर हाँ सब्सिडी पुरानी नहीं थी, पुरानी नहीं थी, नहीं इसी ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर की ना, उसकी फेयर वैल्यू नहीं एस्टिमेट की गई। अगर डिस्क्लोजर में मिस स्टेटमेंट है तो क्या है, हाँ डिस्क्लोजर तो रॉन्ग या नॉन डिस्क्लोजर, उसके नेचर को एक्सप्लेन कर दो और कोशिश करो जो डिस्क्लोजर ओमिट किए गए ना या गलत है, कोशिश करें क्या उसे इंक्लूड कर दें अगर प्रैक्टिकेबल हो, और अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है इंक्लूड ना करें। जैसे यहां पे भी मिस स्टेटमेंट की क्वांटिफिकेशन करो, अगर क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है ना करो। डिस्क्लोजर जो ओमिटेड है इंक्लूड करो, और अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है। डिस्क्लोजर कब इम्प्रैक्टिकेबल होते हैं उसकी एग्जांपल देता है, कहता है जब क्लाइंट ने डिस्क्लोजर प्रिपेयर, रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर प्रिपेयर ही नहीं किया, क्या आप उस डिस्क्लोजर को इंक्लूड कर सकते हैं? ना, तो क्लाइंट ने था। या डिस्क्लोजर प्रिपेयर किया आपको नहीं दिया, अवेलेबल नहीं है, या डिस्क्लोजर प्रिपेयर भी किया क्लाइंट ने, आपको अवेलेबल भी किया, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंथी है, हमारी 4 सफ़ों की रिपोर्ट 40 सफ़ों की रिपोर्ट बन जाएगी, वो डिस्क्लोजर इतना ज्यादा लेंथी है, तो इस सूरत में डिस्क्लोजर को इंक्लूड नहीं करते। भाई समझ आ गए? तो ये है हमारे मिस स्टेटमेंट के केस में ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। यहां पे रुक कुछ बात समझ आ रही है, कुछ बात समझ नहीं आ रही, रुक के मुझे बताइए हम सीख क्या रहे हैं, किसकी ड्राफ्टिंग, मॉडिफाइड ओपिनियन की भी और बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। इसमें स्टैंडर्ड पैराग्राफ आपको नहीं सिखा रहा, वो आपने रटा अनमॉडिफाइड में लगा लिया होगा, ठीक है। क्वालिफाइड ओपिनियन चाहे किसी भी केस में ओपिनियन क्वालिफाइड हो, उसकी वर्डिंग सेम होगी, वो हमने पढ़ ली, एक्सेप्ट फॉर पॉसिबल इफेक्ट, एक्सेप्ट फॉर फैक्ट्स ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ, बाकी सारा सेम। एडवर्स ओपिनियन चाहे किसी भी केस में एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं, एडवर्स ओपिनियन की वर्डिंग सेम आएगी, क्या, बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, चाहे फाइनेंशियल मैटर डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ एबीसी कंपनी, बाकी सारे। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन किसी भी केस में दे रहे हो,
डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की वर्डिंग सेम आएगी। बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन वी आर अनएबल टू वेरीफाई, वी आर अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस, देयरफॉर वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। क्लियर? तो मॉडिफाइड ओपिनियन तो आसान है ना, स्टैंडर्डाइज्ड वर्डिंग है, लेकिन बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन उससे भी आसान है। क्यों? वर्डिंग स्टैंडर्डाइज नहीं है। वर्डिंग स्टैंडर्डाइज नहीं है इसका मतलब, इसको आसान क्यों कह रहा हूं? हम अपनी आगे फेर फेर कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से, लेकिन रूल को फॉलो करना है। रूल क्या है कि अगर मिस स्टेटमेंट अमाउंट की वजह से है तो आपने नेचर को एक्सप्लेन करना है, क्वांटिफिकेशन अगर पॉसिबल है, क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो जाने दो, और अगर डिस्क्लोजर है तो इंक्लूड करना है डिस्क्लोजर, और अगर इंक्लूड करना प्रैक्टिकेबल नहीं है तो ना कर। और वो 3 एग्जाम्पल मेरा भाई मुझे बताएगा और खुश करेगा। वो कौन सी 3 एग्जाम्पल्स हैं जिसमें डिस्क्लोजर क्लाइंट ने ओमिट किया एक डिस्क्लोजर और उसे रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते? क्लाइंट ने नॉट प्रिपेयर्ड, नॉट अवेलेबल, अनड्यू लेंथ। अब आगे चलते हैं। स्कोप लिमिटेशन, स्कोप लिमिटेशन, थोड़ी सी हिम्मत, इसके बाद सारा लेक्चर नॉर्मल, इजी इजी। चाय किधर है भाई? आगे चल। अच्छा चले, अभी चाय चाय वो कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर। आगे चले, आगे चल। नहीं वो कह रहे थे कि भागदौड़ कर रहे हैं, तड़ कर रहे हैं। स्कोप लिमिटेशन, स्कोप लिमिट क्या करना है? सबसे पहले डिस्क्राइब करना है प्रोसीजर जो परफॉर्म नहीं किया। और क्यों परफॉर्म नहीं किया? We were unable to physically verify inventory as on 31 दिसंबर because we were appointed after the year end. अगली एग्जांपल, फिक्स एसेट क्या? We were unable to verify fixed assets purchased during the year because its invoices were destroyed by fire during the year. Return. We were unable to obtain evidence about certain matters because management refused to provide us written representation. We were unable to send confirmation letter to debtors because management did not allow us to send confirmation. Yeah, there were some errors in the computer system relating to accounts receivable. अमाउंट आगे पीछे होगी तो मैनेजमेंट ने कहा भाई गलत अमाउंट है, ना भेजो। यानी पहले क्या स्कोप लिमिटेशन में क्या करना है? पहले बताना क्या प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया, क्यों नहीं किया। क्या यही स्कोप लिमिटेशन होती है? ना, प्रोसीजर परफॉर्म ना करना और एविडेंस। अभी अल्टरनेटिव प्रोसीजर की भी तो बात करनी है। वी वर अब आगे स्टैंडर्डाइज्ड वर्डिंग है। We were unable to obtain evidence from alternative procedures too. Therefore, we are unable to verify whether inventory is fairly stated in financial statement. Clear? Yes. नहीं, अब पूरा पैराग्राफ ना 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 क्वालिफाइड ओपिनियन भी, क्वालिफाइड ओपिनियन भी आ रही है। थोड़ा इंतजार कीजिए महाराज, भाई अचानक आमद होती है भाई। अच्छा सुन लें, कौन सा पैराग्राफ? बोलो सर। क्वालिफाइड ड्यूट स्कोप लिमिट एग्जाम्पल, स्कोप लिमिटेशन की कोई एग्जाम्पल? स्टॉक काउंट नहीं कर सका, स्टॉक काउंट नहीं कर सका। इफेक्ट मटेरियल, स्कोप लिमिटेशन। सुनिए अब पहले, अच्छा मैं याद नहीं करके आया हुआ, आपने चेक करना है कि तकरीबन ठीक है कि नहीं। तकरीबन सुनिए पहले मेरी हेडिंग क्वालिफाइड ओपिनियन, पहले वी हैव ऑडिटेड डॉट 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 बिकॉज इन आवर ओपिनियन, नहीं इन आवर ओपिनियन
except for the effects of matter described in basis for qualified opinion section of our board, financial statements of ABC Limited give true and fair view of its financial position and its financial performance and comprehensive income for the year and cash flows for the year then ended. इसके बाद बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, हाँ मसला क्या बताया था, फिजिकली वेरी स्टॉक आउट नहीं कर, स्टॉक आउट नहीं, we were unable to count stock of client as on 31 December 2022 because we were appointed after the year end. We were unable to obtain evidence from alternative procedures too. Therefore, we are unable to verify whether inventory is fairly stated in financial statements. आखिरी क्वेश्चन, ये मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखा है, ये मल्टीप्लाइड बाय 1 लिखा है. समटाइम ऐसा होता है, स्कोप लिमिटेशन 2 रीजंस की वजह से हो सकते. परवेसिव स्कोप लिमिटेशन कैसे होगी? अब देखिए आखिरी ड्राफ्टिंग की एग्जांपल करवा रहा हूं, और ये है ना डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड कर पाए, ना इन्वेंट्री को वेरीफाई कर पाए, इफेक्ट परवेसिव है. अब जरा सुनिएगा, सबसे पहले हेडिंग डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ठीक है, आगे नीचे लिख रहा है वी हैव ऑडिटेड, ने किया ही नहीं कुछ, वी वर एंगेज्ड टू ऑडिट डॉट 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 डॉट. आगे सुने because of significance of matter described in basis for disclaimer of opinion section, we were unable to obtain evidence, therefore we are unable to express opinion on these financial statements. फिर इसके बाद basis for disclaimer of opinion section, पहले कौन सा करते हैं, इन्वेंट्री का. We were unable to physically verify inventory of ABC Limited as on 31 December 2021 because we were appointed after the year end. बस आगे दूसरा इशू, we were also unable to send confirmation letters to debtor because management did not allow us to send because there was some computer errors in the system. अब दोनों चीजें, दोनों इकट्ठे, अब ये एक ही दफा आएगा. There we were also unable to obtain evidence from alternative procedures too. Therefore, we are unable to verify whether inventory and debtors are fairly stated in financial statements. ये है ड्राफ्टिंग. क्लियर हो? अच्छा, क्या मैंने आपको बताया है एक रिपोर्ट में कितने ओपिनियन आ सकते हैं? एक. अब जरा सुने. अच्छा, अब जरा अब ये प्रैक्टिकल इशू आपसे पूछने लगा हूं. एक ही ऑडिट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, टाइप ऑफ ओपिनियन बताएं. मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्वालिफाइड में, मटेरियल स्कोप लिमिटेशन, परवेसिव मिसस्टेटमेंट, परवेसिव स्कोप लिमिटेशन. अब सुने, एक ही ऑडिट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड मटेरियल स्कोप लिमिटेशन. कौन सा ओपिनियन? अच्छा, रूल को नहीं छोड़ना, ओपिनियन एक ही आएगा. कौन सा आएगा? क्वालिफाइड. दोनों में क्वालिफाइड ही आ रहा है तो क्वालिफाइड ही आएगा. हाँ, स्टैंडर्ड कहता है बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में दोनों को एक्सप्लेन कर दो. ये पूछेगा नहीं आपसे, प्रैक्टिकल पॉइंट बता रहा हूं, पूछेगा नहीं. क्लियर? मिसस्टेटमेंट मटेरियल है, स्कोप लिमिटेशन परवेसिव है. कौन सा ओपिनियन आएगा?
डिस्क्लेमर जो बड़े वाला है, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में दोनों को एक्सप्लेन कर दो। आगे स्कोप लिमिटेशन मटेरियल है, अभी पूरे बुक है। स्कोप लिमिटेशन मटेरियल है, मिस स्टेटमेंट परवेसिव है, एडवर्स ओपिनियन। मिस स्टेटमेंट परवेसिव, स्कोप लिमिटेशन मटेरियल एक ही ऑडिट में, एडवर्स ओपिनियन और बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में चलेगा। ठहर जाए। चलिए अब ये तकरीबन 20-25 मिनट का लेक्चर और है, हिम्मत करने आप प्रैक्टिस क्वेश्चन। हाँ वैसे पहले चाहे वाकई काफी देर हो यार, ये कोई भाई जाए जरा टीए को ढूंढे। अभी इसके बाद आपकी कोई क्लास तो नहीं है? अच्छा नहीं 5 बजे तो नहीं, हिम्मत नहीं है मैं पढ़ाने की। नहीं होता, नहीं होता ऐसे। एक चैप्टर तो भूल ही गए हम करना। नहीं वो कहा, मैंने उसे कहा था कि जरा इंतजाम करे, कर रहा होगा, भागदौड़ में लगा हुआ है। अच्छा इसमें दो इधर ऐसे चाय नहीं आ रही, कॉफी शॉफी नहीं, टाइम गुजारना मुश्किल हो रहा है। क्यों ना इसके लिए हम एक बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन ड्राफ्ट कर लें तब तक। बड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे इधर करके, हैं ठीक। वो शरीफ आदमी बैठा, कुछ भी नहीं किया उसने। मैटर्स टू बी इवैल्यूएटेड बिफोर एक्सप्रेसिंग ओपिनियन कहता है ये तो पहले किया हुआ है आपने। अच्छा ये सिर्फ एक दफा क्वेश्चन आया था कोई 27 साल पहले, जहां पे इतना ऑडिट पढ़ रहे हैं मेरे से भी पहले। तो कहता है ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले कौन से मैटर कंसीडर करने हैं? 2, मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन। लेकिन अगर ज्यादा नंबर के साथ पूछ ले, ज्यादा नंबर के साथ तो कुछ और फैक्टर्स भी जो कि ऑलरेडी हम कंसीडर करते हैं, ये सारी जो एग्जांपल्स है ना, ये सारी ये ऑलरेडी मिस स्टेटमेंट में कवर हो जाती है। एक नंबर के साथ कोई पूछे बताओ ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले कौन से मैटर कंसीडर करोगे, आप कहेंगे देखेंगे मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन तो नहीं, और अगर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है तो उसका इफेक्ट क्या है? मटेरियल परवेसिव। लेकिन अगर 5 नंबर के साथ पूछ ले 4, तो फिर हम कहेंगे ये लिखने के बाद हम कहेंगे कुछ और, काउंटिंग पॉलिसीज एडिक्वेटली डिस्क्लोज की हैं कि नहीं। हालांकि अगर एडिक्वेटली डिस्क्लोज ना करें वो मिस स्टेटमेंट होती है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन तो फिर ऐसे ही खींचता है ना ज्यादा नंबर के साथ। काउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई की कि नहीं, एस्टिमेट रीजनेबल है कि नहीं, हालांकि एस्टिमेट रीजनेबल ना हो तो ऑलरेडी मिस स्टेटमेंट है।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को डिस्क्राइब करती है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट वगैरह वगैरह, सारी चीजें हम नॉर्मली भी कंसीडर करते हैं। मिस स्टेटमेंट में कवर हो जाती हैं सारी। देखिए इनमें से एक चीज भी अगर ट्रू ना हो तो वो मिस स्टेटमेंट में आ जाएगी, लेकिन ज्यादा मार्क्स के साथ क्वेश्चन को जब फैलाना होता है तो ऐसे ही करते हैं। कुछ एक डायलॉग सर, एक बाकी जुमला। आप ना जाए ना चला गया मसाला कोई गया करता हो जिसको भी कहे ना दरखास्त करें। नहीं जाने दे भाई जान, कोई जरूरी काम होगा। कोई बात नहीं, एक दिन सब नहीं जाना है। ऑडिट रिस्क मॉडल, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू। अच्छा इसको जरा 5 मिनट का कंसेप्ट है, जरा गौर से सुन लें। ऑडिट रिस्क जो है ना, ऑडिट रिस्क वो है इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू। जो स्टूडेंट मैथ में एक्सपर्ट है ना, जो स्टूडेंट मैथ में एक्सपर्ट, आप केक काटेंगे, आप केक जो स्टूडेंट मैथ में एक्सपर्ट है वो ये समझ रहे होंगे कि ऑडिट रिस्क इक्वेशन में हम इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क को मल्टीप्लाई करके ऑडिट रिस्क कैलकुलेट करते हैं। नहीं, ऑडिट, इसमें सबसे अहम चीज इस इक्वेशन में यही है। ऑडिट रिस्क तो हमें पहले से ही पता होता है कि 5% के लगभग होगा। वो तो ऑडिट एंगेजमेंट में हमने पढ़ा था, रीजनेबल एश्योरेंस पहले ही पता। ऑडिट रिस्क का भाई सिर्फ थोड़ा सा टाइम देते, 15-20 मिनट जोर देते हैं, इसके बाद मैंने अगला प्रैक्टिस वैसे निपटा लो, वरना ऐसे वो हल्ला गुला करते रहेंगे, फिर टाइम बढ़ता रहेगा। उसके लिए एंड पे टाइम है, आप बेफिक्र रहें। अच्छा आगे सुने इस इक्वेशन का। फिर अगर ऑडिट रिस्क हमें पहले से ही पता होता है तो इस इक्वेशन का मकसद क्या है? इस इक्वेशन का मकसद होता है डिटेक्शन रिस्क कैलकुलेट करना, क्योंकि डिटेक्शन रिस्क की बेस पे हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिसाइड करते हैं। याद रखें किसी भी ऑडिट में ऑडिट रिस्क हमें पहले से पता होता है 5% के लगभग होगा। वो दुनिया की हर ऑडिट एंगेजमेंट का ऑडिट रिस्क डिसाइड हो चुका है, 5% के लगभग होगा। इनहेरेंट रिस्क हम असेस करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से, कंट्रोल रिस्क असेस करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल से। तो फिर इन तीनों के बाद जो चीज रह जाती है वो क्या है? डिटेक्शन रिस्क। अच्छा जरा इसको थोड़ा मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। ये आपके सामने जरा गौर कीजिएगा, एक कंपनी है, उसका एरिया ए है, जैसे सेल्स। सबसे पहले इनहेरेंट रिस्क असेस करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से। इनहेरेंट रिस्क कितना आया? कंट्रोल रिस्क असेस करेंगे कैसे? अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल से पता चलेगा कुछ कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, कुछ वीक है। जो कंट्रोल रिस्क कौन सा है? जो वीक है, ये है कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क असेस किया अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से, कंट्रोल रिस्क असेस किया अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल से। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बना? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। पढ़ा था ना, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये देखें मल्टीप्लाई करके साथ साथ चेक करते जाए, 60% इंटू 20% 12% ही बनता है। अब ऑडिट रिस्क पहले से सेट हुआ है 4.8%। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया, ऑडिट रिस्क पहले से सेट हुआ है। तो फिर मकसद क्या होता है? डिटेक्शन रिस्क कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिवाइड कैलकुलेट करके देखें, ऑडिट 40% ही आया। फिर से एरिया बी है, इनहेरेंट रिस्क फर्ज करें इसमें भी 60% है। कैसे इनहेरेंट रिस्क असेस किया हमने? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से। फिर इसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इससे क्या किया हमने? कंट्रोल रिस्क असेस किया। अब की बार इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑफ 10 की, वो 20% स्ट्रॉन्ग थे, 80% वीक। तो कंट्रोल रिस्क कितना हुआ? 80%। तो अब इनहेरेंट रिस्क 60, कंट्रोल रिस्क 80, रिस्क ऑफ मटेरियल ऑडिट रिस्क सेम ही है 4.8।
इसका डिटेक्शन रिस्क क्या हुआ 10%। अब जरा सुन लीजिए यहां पे ऑडिट रिस्क मॉडल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है डिटेक्शन रिस्क कैलकुलेट करना। डिटेक्शन रिस्क का ऑब्जेक्टिव क्या होता है डिसाइड करना प्रोसीजर्स के बारे में। याद रखें डिटेक्शन रिस्क ज्यादा तो प्रोसीजर्स कम, डिटेक्शन रिस्क कम तो प्रोसीजर ज्यादा। भाई ये क्या सारे ऑडिट में तो हम पढ़ते आए हैं रिस्क हाई प्रोसीजर, रिस्क लो अब पढ़ रहे हैं डिटेक्शन रिस्क हाई तो प्रोसीजर कम और डिटेक्शन रिस्क लो तो प्रोसीजर ज्यादा। ये क्या चक्कर याद रखे ये डिटेक्शन रिस्क का सब्सटेंटिव के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो वो जो हमने पढ़ा था हाई रिस्क वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट था। असल में इस ऑडिट रिस्क मॉडल से ना इस ऑडिट रिस्क मॉडल से हम अपनी अप्रोच डिसाइड करते हैं क्या होगा, हम अपने प्रोसीजर डिसाइड करते हैं क्या होंगे। जैसे मुझे बताइए इधर कंट्रोल इधर इसमें कंट्रोल 80% स्ट्रांग है इसमें 20%, क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेंगे? एरिया ए पे भी करेंगे बी पे भी करेंगे, ए पे ज्यादा और बी पे कम, ठीक है। क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी परफॉर्म करेंगे? ए में कितने सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? किस ए में ज्यादा करेंगे कम करेंगे और बी में क्यों? इसको दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला तरीका ए में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो जो हम पूरे ऑडिट में कहते हैं ना हाई रिस्क हाई प्रोसीजर लो रिस्क लो, वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कह रहे होते हैं। इसमें देखें सेम रूल है रिस्क लो सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी कम, रिस्क हाई सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी ज्यादा। लेकिन चूंकि डिटेक्शन रिस्क इसके साथ इनवर्स ताल्लुक है तो इसको यूं भी देखिए एग्जाम में घुमाने के लिए आपसे पूछ सकता है। एग्जाम में वो छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ रहा है, मे भी वो किसी 2 नंबर के क्वेश्चन के साथ पूछ ले कि डिटेक्शन रिस्क हाई है सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताइए क्या होंगे? कम होंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए डिटेक्शन रिस्क के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के साथ पॉसिबल है। इसकी लॉजिक है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो लॉजिक में ना पड़े। इसकी लॉजिक ये है कि असल में डिटेक्शन रिस्क आपको बताता है कि गलती का चांस कितना है आपके पास। जब हमारे पास गलती का चांस ज्यादा होता है तो हम प्रोसीजर कम कर, और जब गलती का चांस कम होता है ठीक है। लेकिन बहरहाल आप उस साइड पे ना भी जाएं, बे क्लियर हो गया। अब देखिए आपके पास बुक्स हैं, जरा लास्ट कॉलम में अप्रोच है, अप्रोच को मैच कीजिए कि क्या जिस एरिया में कंट्रोल ज्यादा स्ट्रांग है वहां पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल ज्यादा परफॉर्म हो रहे हैं, और जिस एरिया में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है क्या वहां पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म हो रहे हैं? जरा चेक कीजिए। क्लियर हो गए बात? तो आज के लेक्चर में अभी तक हम ये तो हर फॉर्मेट एक ही चीज अहम सीखी है, क्या भाई ड्राफ्टिंग की कुछ समझ आई है कि नहीं आप? चलिए अब आखिरी चाय किधर है यार, ऐसे ना करे वाकई। अब तो आ गई यहाँ दरवाजा खोल देना। अच्छा ओ ये तो प्लेटें ले हैं, प्लेटें किस लिए ले हैं? अच्छा चाय, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चाय ले आया यार, जल्दी ले आए शाबाश यार। आज तो एक कप मुझे भी बुला दे। पॉज क्या करना है, साथ साथ चाय साथ साथ केस स्टडी, आइडियल कॉम्बिनेशन है। ऑडिट हो चाय हो और चाहिए क्या? उस सिगरेट फॉर्म में जाके होता। मैंने कभी नहीं अल्लाह का शुक्र है सिगरेट पिया ना ना, और नहीं पिया था मैंने पिछले साल में, सारी जिंदगी नहीं पिया मैंने।
ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 सवाल हैं, 4। उन्होंने कहा अरवन की क्लास इसके बाद होगी। किन किन टीचर की है? सर नान की है, उत्तरा साहब दोनों की। R2 क्या टाइम है? 4 बजे से 6। अभी तो 1.5 घंटा 10-15 मिनट में 15 आपके बयान ही नहीं में। अच्छा कोई जाना चाहे तो जा सकता है, कितना वो यूट्यूब पे देख ले, यूट्यूब पे देख ले। और अगर कोई रुकना चाहे तो छोटे छोटे क्वेश्चन, यूं छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन। करें स्टार्ट? तैयार हैं आप? नहीं चाय से एंजॉय करें, एंजॉय करें। The management of Rose Private Limited seeks your guidance for the following matters. Requirement. Briefly discuss any 4 application control with the help of examples which should be incorporated in the system to ensure completeness and accuracy of data. ये तो मुझे लगता है आईटी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, क्योंकि एप्लीकेशन कंट्रोल्स तो उधर ही डिस्कस हुए हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है आरपीएल इज डेवलपिंग ए सेल्स इनवॉइसिंग सिस्टम। ये सेल इनवॉइसिंग सिस्टम से पता चल गया जनरल कंट्रोल है कि एप्लीकेशन सेल्स एप्लीकेशन। वो सेल्स एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है बोथ फॉर इट्स कैश एंड क्रेडिट कस्टमर। सिस्टम वुड रिकॉर्ड कस्टमर्स नेम, ईमेल एड्रेस, सेल नंबर, एनटीएस नंबर एटसेट्रा एट टाइम ऑफ सेल। सिस्टम कुछ कस्टमर का डाटा रिकॉर्ड करेगा। Briefly discuss any 4 application control with the help of example which should be incorporated. कोई से 4 एप्लीकेशन कंट्रोल्स बताने हैं जो सिस्टम में इंप्लीमेंट कर सकते हो। 1 मिनट है, पहले जनरल क्वेश्चन बताइए। 4 एप्लीकेशन कोई से भी बता सकते हैं, इनपुट भी, प्रोसेसिंग भी, आउटपुट भी, कंट्रोल ओवर मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा भी। 4 में से कोई भी बता सकते, लेकिन उसने हमारे सिलेबस में जो एग्जांपल्स दी हुई हैं इनपुट कंट्रोल्स की है। तो बताइए कौन बताए? शाबाश शाबाश शाबाश। चारों सिर्फ नाम बता दें, नाम बता दें। 1 मिनट, एक वन बाय वन, एक एक करके। लिमिट टेस्ट, सीक्वेंस टेस्ट, एग्जिस्टेंस टेस्ट, हाँ कंप्लीट है, नाम बता दिए। अब काम भी। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, हम बड़ी गलती क्या इसको जब हमने, अब उसने कहा है एग्जाम्पल्स बताओ कि इस टेस्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो हम जनरल एग्जाम्पल जो याद की हुई है वो बता देंगे कि सेल्स के कंटेक्स्ट में बताएंगे। बताइए पहला कंट्रोल आपने क्या बताया? लिमिट टेस्ट। उसमें क्या इंश्योर करेंगे कि क्रेडिट लिमिट से एक्सीड ना करें। एग्री करते हैं? करेक्ट। जो आपका सीक्वेंस टेस्ट है उसमें आपका सीक्वेंस टेस्ट में क्या चेक करेंगे? कौन सा डॉक्यूमेंट जा रहे हैं? जीडीएन। हाँ तो जीडीएन गुड डिस्पैच नोट सीक्वेंस में आ रहे हो। शाबाश दो। कंप्लीटनेस का ताल्लुक इससे तो नहीं होता कि जितने भी गुड डिस्पैच नोट है सारे रिकॉर्ड हो। हाँ ऑल प्रेस्क्राइब फील्ड्स रिकॉर्ड हो। यानी वो कह रहे हैं ना कि मेरे को नाम भी चाहिए, ईमेल एड्रेस, सेल नंबर भी चाहिए। तो कंप्लीटनेस का भाई को चाय दे यार, चाय दे। अच्छा और लास्ट कंट्रोल भी बता देना। कंप्लीटनेस समझ आ गई ना आपको? एग्जिस्टेंस कि जिस क्रेडिट कस्टमर को सेल किया वो फेक हो।
वो अप्रूव्ड क्रेडिट लिस्ट में, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कस्टमर्स में आ रहा हूं। ठीक है, शाबाश शाबाश, भी ये क्लियर हो गया। देखिए उसने क्या पूछा, एप्लीकेशन कंट्रोल पूछे, कोई से 4, तो हमारी मर्जी है, कोई से भी 4 बता सकते हैं, एक आधा एक्स्ट्रा लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर है। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? बी, RPL's office has recently been damaged by fire causing a system downtime for 5 days। 5 दिन तक सिस्टम चला ही नहीं। Required advise any 3 general controls to RL which may ensure continuity of operation in future। अच्छा कह रहा है 3 जनरल कंट्रोल्स, 3 जनरल कंट्रोल्स। तो एक मिनट है, तो कोई से भी जनरल कंट्रोल बता सकते हैं ना? एक मिनट है, कोई से भी जनरल कंट्रोल, हाँ नहीं, कोई से भी नहीं, कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस वाले। एक मिनट जरा, इंश्योरेंस एग्रीमेंट विद अदर पार्टी, सर्विस लेवल एग्रीमेंट भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी, बैकअप कॉपी। 3 हो गया, शाबाश, ये प्राइज दीजिए, शाबाश, ये ले, बिल्कुल ठीक है, आपकी तरफ भी आ रहे हैं मेरे भाई। ये दिमाग लड़ाने वाला। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कंट्रोल, कहता ऊपर जितने भी मैंने कंट्रोल बताए हैं, डिटरमिन वेदर इट इज प्रिवेंटिव है कि डिटेक्टिव है कि करेक्टिव, और फिर यह भी बताना है आल्सो क्लासीफाई ईच ऑफ अबव बिटवीन, जनरल है कि एप्लीकेशन है, और आगे तीसरी रिक्वायरमेंट मेरी तरफ से भी कि जनरल कंट्रोल है तो किस कैटेगरी का है वो बताना है, एप्लीकेशन कंट्रोल है तो किस कैटेगरी का वो है। भाई तैयार हैं? कौन है जो बताने को तैयार है? वो पीछे भाई, चल आगे आ जा, थोड़ी देर के लिए आगे आ जा, शाबाश, आगे आ जा ना, बात सुनने में करने में आसानी होगी यार, ऐसे ना कर, थोड़ा और करिए। हाँ शाबाश, सुन लें 7, देखिए 7 एग्जाम्पल, भाई 10 मिनट में मैंने कंक्लूड करना है इस लेक्चर को। 7 एग्जाम्पल्स है, इसने भाई ने 4 की ठीक बता दी, या 7 है, 7 दूनी 14, इसने 8 सही बता दी ना, 50% से ज्यादा जवाब दे दिया, तो 100 प्राइज इसका। ठीक है, चलिए पहला, द सिस्टम ऑटोमेटिकली मेंटेन सेकेंड कॉपीज ऑफ ऑल प्रोग्राम एंड डाटा फाइल्स। प्रिवेंटिव है, डिटेक्टिव है कि करेक्टिव है? और डिटेक्टिव नहीं है, करेक्टिव है, पहले आगाज ही गलत किया, कोई बात नहीं, अभी है ऑप्शन। करेक्टिव कैसे है? बैकअप है यार, वो तबाही फिरेगी तो रिस्टोर हो जाएगा। अच्छा दूसरा बताइए, जनरल है कि एप्लीकेशन है? भाई एक मिनट, उसको जनरल है, जनरल में किस कैटेगरी में है? किस कैटेगरी में? कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन। भाई किस एतमाद से हाथ उठाया था तूने, हैं? कौन बनेगा करोड़पति के पहले सवाल पे तीनों लाइफलाइन इस्तेमाल करने वाले? तुझे किसने कहा था कि तुम बता सकते हो इस सवाल का जवाब? पीछे बैठा नहीं, दूसरा सवाल, दूसरा कोई बात नहीं, देखो टाइम ज्यादा ऐसे ना करें। एक्सेस टू प्रोग्राम एंड डाटा फाइल इज रिस्ट्रिक्टेड। प्यारे भाई, ए भाई, एक्सेस टू प्रोग्राम एंड डाटा फाइल इज रिस्ट्रिक्टेड यूजिंग पासवर्ड। प्रिवेंटिव, शाबाश, प्रिवेंटिव है। और जनरल की एप्लीकेशन बोले ना यार, जनरल है, जनरल में वो किस कैटेगरी में है? एक्सेस कर, ठीक है, शाबाश।
नहीं, मुझे अंदाजा है आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी टेंशनें हैं, और 15 मिनट मुझे दे दे, बस 15 मिनट। Firewalls software are installed to restrict unauthorized access. Preventive, शाबाश। और नीचे जनरल के एप्लीकेशन, जनरल कंट्रोल किस कैटेगरी में आता है वाला? एक्सेस कंट्रोल में, लॉजिकल, शाबाश। अच्छा, 4 हो गए, 3 के जवाब ठीक दे दिए। आगे चल, कोई बात। अच्छा, स्क्रीन वार्निंग आर डिस्प्लेस्ड एज रिगार्डिंग इनकम्प्लीट प्रोसेसिंग। डिटेक्टिव है, हाँ, एरर सामने आ गया। और जनरल है कि एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन है, क्योंकि वार्निंग्स आ रही है कि कंप्लीट प्रोसेस। ये शायद कौन सा कंट्रोल लगाया होगा एप्लीकेशन में? कंप्लीटनेस वाला। एप्लीकेशन कंट्रोल में कौन सा लॉजिकल एक्सेस है? 6। विजन लिमिटेड है सर्विस लेवल 2 है, 2 में से एक भी गलत बताया, प्राइस फारग है। नहीं, एक भी सही बताया तो प्राइस मिल जाएगा। हाँ, विजन लिमिटेड है सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स विद रिलायबल सॉफ्टवेयर कंपनीज फॉर टेक्निकल सपोर्ट। यस, करेक्टिव है। और जनरल की एप्लीकेशन सर जनरल है, उसके अंदर हम लोग वो जो अदर जनरल है, हाँ, करते हैं किस कैटेगरी में? ये वो कंटिन्यूटी। यस, कंटिन्यूटी। रिव्यू ऑफ आउटपुट अगेंस्ट एक्सपेक्टेड आउटपुट कंट्रोल है, ठीक है। और ये जनरल कंट्रोल है कि एप्लीकेशन कंट्रोल है? एप्लीकेशन आउटपुट वाला। ये डिटेक्टिव कंट्रोल है ना, रिव्यू से पता चल जाए। चलिए, आपने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करने में कामयाब हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, क्या मक्खी है इसमें? क्या है? क्या कोई चीज है इसमें? चले चले, आगे 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 आगे। आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली डिस्क्राइब वन स्पेसिफिक एप्लीकेशन कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइप ऑफ टू रिड्यूस रिस्क। सर कह रहा है ये मसले मसाइल है कोई माई का लाल जो हल बता सके इसका? Advanced Limited uses in-house developed integrated system for all its counting operational needs. AL has been facing following issues in transaction processing. नहीं रहने नहीं देना, मैंने डिस्कस करके भेजना है आपको, रहने तो नहीं मैंने देना, ये बात तो रहने दे। कोई नहीं, और कुछ ना सही, ऑनलाइन वालों के लिए तो रिकॉर्डिंग हो रही है ना प्यारे भाई। ये सुनते सुनते खा ले, तेरे को क्या टेंशन है? एक दफा ब्रेक दी ना आपने, खाना खाने के बाद इंसान सुस्त हो जाता, पढ़ा ही नहीं जाता, मुझे पता है ना। 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट, लेकिन पूरा अटेंटिव होके मसला है, इसका हल बताना है। While processing a batch of 30 purchase invoices, it was noticed that 3 invoices of suppliers were posted twice in the accounts. 2 कंट्रोल इस एरर को प्रिवेंट कर सकते थे। एक डुप्लीकेट चेक, बैच टोटल, शाबाश, बैच टोटल। दूसरा इशू, क्योंकि अगर आपने 10 ट्रांजैक्शन थी 13 रिकॉर्ड कर दी, तो जब आप टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 1 2 3 13, तो फर्क सामने आ जाएगा। सेकंड,
some instances have been identified in which AL's accountant had posted the amount received from customer in some other customer's account due to a typing error of customer code. Check digit. शाबाश. अच्छा, तीसरा, while processing the payment, accountant often fails to mention the check number, due to which it takes a lot of time to trace the payment. Completeness या sequence? Completeness. के सारी फील्ड्स कंप्लीटली रिकॉर्ड हो, फिर ही आगे प्रोसेसिंग हो. ठीक है, आगे. While recording inventory movements, accountant had used incorrect inventory codes. Since those codes did not exist, system posted the transaction suspense account. Existence है. आखिरी क्वेश्चन. अच्छा, ये ना, ये पहले कई दफा डिस्कस हुआ है. अच्छा, एक मिनट. जो सबसे जल्दी इस क्वेश्चन में वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर सकता है, कौन स्टूडेंट? चले, कह रहा है आइडेंटिफाई 3 कंट्रोल वीकनेसेस इन द अबव सिचुएशन एंड सजेस्ट एनी 2 मिटिगेटिंग कंट्रोल अगेंस्ट ईच वीकनेस. You have been assigned the audit of Pacific Shipping Limited for the year ended 31 December 2017. During the audit, you have noted that the invoicing system was not operational for 4 days in January 2017. 4 दिन के लिए सिस्टम बंद है. इधर तो आधे घंटे के लिए अगर सिस्टम खराब हो जाए ना, तो ऑनलाइन वाले कहते हैं ये सिस्टम ही फारग है, थकड़ है, ये डाउन ही रहता है. तो 4 दिन तक उनका सिस्टम नहीं चला. उनके कस्टमर ने तो कर दी होगी उनके. हाँ, अब क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? इनवॉइसिंग ऑपरेशन. तो इशू क्या है? बैकअप कंटिजेंसी प्लान इन एग्जिस्टेंस नहीं था. कंटिजेंसी. तो आप क्या मिटिगेटिंग फैक्टर रिकमेंड कर, सजेशन क्या देते हैं? बैकअप प्लान किया जाए. थर्ड पार्टी. शाबाश शाबाश. Upon inquiry, you were informed that some changes were made by one of the 3 programmers working as merely on the request of sales officer. एक तो सेल्स ऑफिसर अथॉराइज्ड पर्सन नहीं है, और दूसरा रिक्वेस्ट भी मुझे लग रहा है रिटर्न नहीं है. रिटर्न मेरली. हाँ, तो ये वीकनेस रिटर्न होनी चाहिए और ऑथोराइज्ड. तो सजेशन क्या देते हैं आप? के अप्रूवल होनी चाहिए हर चेंज की. पढ़ा था ना? किस में पढ़ा था? जितने भी प्रोग्राम में चेंजेस हो, अप्रूवल बाय मैनेजमेंट. ये किस कंट्रोल में पढ़ा था? आईटी जनरल कंट्रोल की किस कैटेगरी में? दूसरे वाला पॉइंट कौन सा था? कंट्रोल्स ओवर प्रोग्राम चेंजेस. लास्ट, changes caused the whole invoicing system to malfunction and had to be closed down. During these 4 days, all invoices were generated manually. Last issue क्या? कि टेस्टिंग बिफोर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई. तो रिकमेंडेशन में क्या कहेंगे? टेस्टिंग बिफोर इम्प्लीमेंटेशन की जाए. ठीक है, और प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाए, उससे पहले इम्प्लीमेंट ना किया जाए सिस्टम. भाई क्लियर? क्लियर सर. इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर और लेक्चर के ये सरप्लस नहीं है, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है. हाँ, ये अगले सेशन के लिए. उस्ताद, मुझे उस्ताद ही रहने दे, तमाशबीन ना बनाए. ऐसे फेंक दे. अच्छा, मैं भी कहूँ ये ऐसे ऐसे हिल क्यों रहे हो तुम? अंदर का फनकार जाग रहा है. मजाल है, सीधा होके बैठता हो. ये चलिए, तो उम्मीद है कि आपका ये सेशन, आपने इसमें कुछ सीखा होगा.
मेरे लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, ओ मेरे लिए ला सारा सेशन पढ़ा पढ़ा के मैं मर गया हूँ। शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। वो भी जा गया। ये भाई जरा रखे था। थैंक यू सर। हैं? हाँ, ये ऐसा केक है? हाँ 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 हाँ, जरूर जरूर। नहीं कहा। हाँ हाँ, चले लेक्चर को क्लोज कर लेते हैं, कहीं हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए। चलिए अच्छा, अपने शो पूरे करेगा अपने। चलिए आज का ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इस लेक्चर के साथ ही इस सेशन का भी इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।